हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय हमारे अतीत फर्स्ट सामाजिक विज्ञान इतिहास के अध्याय 9 जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न 1, यह वर्णन तुम्हें उस राजा यानी कि समुद्रगुप्त के बारे में क्या बताता है। राजा किस प्रकार से युद्ध लड़ते थे। तो यह वर्णन बताता है कि समुद्रगुप्त बहुत वीर था। जो राजा समुद्रगुप्त था वह बहुत वीर था। वह युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों के बीच वीरतापूर्वक युद्ध लड़ता था। उसने अनेकों युद्ध लड़े थे। उसके शरीर पर युद्ध में लगे हथियारों के अनेक निशान थे जिनसे उसकी वीरता दिखाई पड़ती थी और वह सुंदर दिखता था। पाठ के अंदर के प्रश्न 1, आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राज्यों के साथ में समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था। क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई देता है। तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को हरा करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जबकि दक्षिणापंथ के 12 शासकों के हार जाने के बाद भी उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी। यानी कि आर्यावर्त के 2 शासकों को हरा करके अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराने के बाद भी उन्हें शासन करने की मंजूरी दे दी। मानचित्र में देख करके पता चलता है कि दक्षिणापथ के राज्य समुद्रगुप्त की राजधानी से बहुत दूर थे और उस समय परिवहन के अच्छे साधन भी उपलब्ध नहीं थे, जिससे वह इन राज्यों पर ठीक से नियंत्रण रखने में असमर्थ होगा। तो इसलिए उसने वहाँ के राजाओं को यानी कि दक्षिणापथ के राजाओं को राज्य करने की अनुमति दे दी होगी। पाठ के अंदर के प्रश्न 1, इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराज, अधिराज, महाराजा। तो महत्व के हिसाब से उपाधियां हैं राजा, महाराजा, महाराज, अधिराज। तो ये महत्व के हिसाब से उपाधियां हैं। प्रश्न 1, वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। तो चोल, चेर, पांडे तथा सातवाहन ऐसे शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। पाठ के अंदर के प्रश्न 1, सोचकर बताओ कि अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते थे। तो अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने के फायदे। अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने पर पिता अपने पुत्र को प्रारंभ से ही प्रशिक्षण दे सकते थे। इससे नीतियों में निरंतरता बनी रह सकती थी। तीसरा है, इससे नीतियां प्रभावशाली तरीके से लागू की जा सकती थी। तो ये आनुवंशिक कर देने के फायदे थे। अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने के नुकसान। इससे तानाशाही तथा अत्याचार को बल मिल सकता था। दूसरा, उत्तराधिकारी के अयोग्य होने पर भी उसे ही पद मिलता था। इससे अनेक योग्य व्यक्ति पद से वंचित रह जाते। चौथा है, इससे कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। तो ये अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने के नुकसान थे। पाठ के अंदर के प्रश्न 1, आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा। तो चूंकि आज लोकतंत्र का जमाना है तथा सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, लोकतंत्र अर्थात जनता का तंत्र, इसीलिए उसके साथ में एक चोर की तरह का बर्ताव ना करके
एक सम्मानित नागरिक की तरह का बर्ताव किया जाएगा। प्रश्न 2, एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। तो गौतम बुद्ध ने प्राकृत में अपने उपदेश दिए तथा सम्राट अशोक ने प्राकृत भाषा में अपने अभिलेख लिखवाए। प्राकृत क्या है? भाषा है। तो प्राकृत भाषा में अपने अभिलेख लिखवाए, वह सम्राट कौन था? सम्राट अशोक। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। तो सेना के साथ में ले जाए जाने वाला सामान। सेना अपने साथ में बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर के चलती थी, यानी कि ज़रूरत का सारा सामान लेकर के चलती थी। इनमें हथियारों के साथ साथ रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान जैसे बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें तेल गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान होने वाले जानवरों की पीठ पर लाद करके ले जाई जाती थी, यानी कि इन सभी सामग्रियों पर को किस में ले जाया जाता था? ऊँट गाड़ियों में या फिर हाथियों के ऊपर, या फिर जो सामान ढोने वाले जानवर होते थे उनकी पीठ पर इनको लाद करके ले जाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या फिर ऊँटों तथा हाथियों, इस प्रकार के जानवर जो कि सामान को लाद करके ले जा सकते हैं, तो उन जानवरों की पीठ पर लाद करके इन सामग्रियों को ले जाया जाता था। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरई बजाते हुए चलते रहते थे। तो ये सभी सामान सेना के साथ में ले जाया जाता था। प्रश्न 2, ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे? तो ग्रामवासी राजा का जगह जगह पर सत्कार करते थे, यानी कि उसका स्वागत करते थे, सत्कार करते थे। वे राजा के लिए दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते या फिर उनके जानवरों को चारा भी देते थे। यानी कि राजा के लिए तो वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे और उनके जानवरों को चारा खिलाते थे। तो ये सभी सामान ग्रामवासी राजा के लिए लेकर के आते थे। आओ याद करें। प्रश्न 1, सही या गलत बताओ। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें पढ़ करके हमें यह बताना है कि यह कथन, दिया गया कथन सही है अथवा गलत है। अगर वह सही है तो हमें सही लिखना है और अगर वह कथन गलत है तो हमें गलत बताना है। तो आइए इन कथनों को देखते हैं। क्या कथन है कि हरिशेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। तो यह कथन गलत है। ख है, आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। तो यह कथन गलत है। ग है, दक्षिणापथ में 12 शासक थे। यह कथन सही है। घ है, गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरई थे। तो यह कथन गलत है। अण है, ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी। तो यह कथन गलत है। च है, दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रहीं। यह कथन सही है। तो इस प्रकार से इन कथनों को पढ़ करके यह पता लगाना है कि यह कथन सही है या गलत है। प्रश्न 2, ऐसे नए साम्राज्य के 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। तो हर्षवर्धन के बारे में लिखने वाले 3 लेखक हैं बाणभट्ट, चीनी तीर्थयात्री हेनस्वांग और रवि कीर्ति, जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। प्रश्न 3, इस नए साम्राज्यों के युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए? तो इस युग में सैन्य संगठन निम्न प्रकार का होता था। पहला है, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे।
दूसरा है, अब एक नए प्रकार की सेना अस्तित्व में आई। कुछ सेना नायक होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन्हें सामंत कहा जाता था। तो सामंत क्या करते थे? जब राजा को सैनिकों की ज़रूरत पड़ती थी तो वे उसे सैनिक सहायता दिया करते थे। तीसरा है, इन सेना नायकों अथवा सामंतों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। अर्थात ये जो सामंत या सेना नायक होते थे, इन्हें नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। इसके बदले में इनको कुछ भूमि का दान कर दिया जाता था। नंबर 4 है, ये सेना नायक दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। तो इस प्रकार दी गई जो भूमि उनको दान में मिली हुई भूमि थी, उससे वे क्या करते थे? सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे और युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। प्रश्न 4, इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीज़ें दिखती हैं? तो इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ नई चीज़ें होने लगी थी। जैसे राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। दूसरा है, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। तो वे क्यों बने मुख्य न्याय अधिकारी? आनुवंशिकी की वजह से, क्योंकि उनके पिता भी यही थे। तीसरा है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री वो भी थे। यानी कि ये 3 पदों पर एक साथ कार्य कर रहे थे। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। चौथा है, स्थानीय प्रशासन में वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा था। जैसे नगर श्रेष्ठी, मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्तवाह व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक यानी कि प्रमुख शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान का अधिक बोलबाला होता था। आओ चर्चा करें। प्रश्न 5, तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा? समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को निम्न कार्य करने होंगे। जैसे उसे शाही वेशभूषा पहननी होगी। दूसरा, उसे अपने शरीर पर विभिन्न युद्धों में लगे हुए घावों को भी प्रदर्शित करना होगा, जैसा कि समुद्रगुप्त के शरीर पर अंकित थे। तीसरा, उसे रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़ करके चहलकदमी भी करनी होगी। चौथा है, उसे अपने आप को एक सम्राट के रूप में अभिनीत करना होगा। पांचवा है, उसे संगीतज्ञ राजा के रूप में बैठ करके वीणा भी बजानी होगी, क्योंकि समुद्रगुप्त बहुत ही बड़ा संगीतज्ञ था, उसे संगीत से बहुत प्रेम था। छठा है, वह कविता पाठ भी करेगा। और सातवां, सिंहासन पर बैठ करके वह अपनी प्रजा की समस्याएं भी सुनेगा। तो इस प्रकार से अरविंद को वे सभी कार्य करने होंगे जो सम्राट समुद्रगुप्त करता था। प्रश्न 6, क्या प्रशस्तियों को पढ़ करके आम लोग समझ लेते होंगे? अपने उत्तर के कारण बताओ। यद्यपि प्रशस्तियाँ संस्कृत तथा जनसाधारण की भाषा प्राकृत दोनों में ही लिखी जाती थी। यानी कि जो प्रशस्तियाँ थीं वे संस्कृत तथा प्राकृत दोनों ही भाषाओं में लिखी जाती थी। लेकिन उस समय आम लोग इतने शिक्षित नहीं थे कि वे इन्हें पढ़ करके समझ सकें। इस तरह राजा के द्वारा नियुक्त किए गए लोग उन्हें पढ़ करके आम लोगों को सुनाते थे। यानी कि जो आम लोग थे उनकी भाषा प्राकृत तो थी, लेकिन उन्हें पढ़ना नहीं आता था। तो इसलिए वे इन्हें पढ़ करके नहीं समझ सकते थे कि इसमें प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए राजा के द्वारा जो लोग नियुक्त किए जाते थे वे इन्हें आम लोगों को पढ़ करके सुनाते थे।
आओ करके देखें। प्रश्न 7, अगर तुम्हें अपनी वंशावली बनानी हो तो तुम उसमें किन लोगों को शामिल करोगे? कितनी पीढ़ियों को तुम इसमें शामिल करना चाहोगे? एक चार्ट बनाओ और उसे भरो। तो वंशावली क्या होती है? अपने वंश का एक वृक्ष जिसमें हमारे दादा, परदादा, फिर उनके भी और ऊपर के, तो वो वहाँ से लेकर के हम तक और हमारे आगे बच्चों तक, तो ये सब क्या कहलाती है? वंशावली कहलाती है। तो यदि मैं अपनी वंशावली बनाऊं तो उसमें अपनी 3 पीढ़ियों को शामिल करना पसंद करूंगा। तो मैं सबसे पहले अपने परदादा से शुरू करता हूं, उसके बाद में उनके बच्चे यानी कि अपने दादा और उनके भाई, फिर अपने दादा के पुत्र यानी अपने पिता और भाई, फिर मैं स्वयं और अपने भाई को शामिल करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले परदादा, फिर परदादा यानी कि फिर उनके बेटे यानी कि दादा और उनके भाई, मान लो उनके 2 बेटे हैं तो दादा और उनके भाई, फिर इन दादा के बेटे कौन हुए? अब मेरे पिता और भाई, और उस पिता के बेटे कौन हुए? मैं स्वयं और मेरा भाई। तो इस तरह से इस वंशावली में मैंने ये 4 पीढ़ियाँ शामिल की हैं। तो इस तरह से बच्चों आप भी वंशावली बना सकते हो, जिसमें आप अपने स्वयं को, आपके पिता को, फिर आप अपने दादाजी को, और फिर आप दादाजी के भी पिताजी यानी कि परदादा को शामिल कर सकते हैं। वंशावली को पारिवारिक वृक्ष भी कहा जाता है। वंशावली बनाने के लिए आपको अपने ग्राम पंचायत के सरपंच से बात करनी होगी। सरपंच वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फॉर्म देंगे। वंशावली बनवाने के लिए आपको 5 गवाहों के नाम और उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। ग्राम कचहरी के पंच आपकी वंशावली की जांच करेंगे, यानी कि आप किस प्रकार से वंशावली बनवा सकते हैं वह बताया गया है। और इस प्रकार से वंशावली को पारिवारिक वृक्ष भी कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों आप अपने घर की वंशावली बना सकते हो। इसमें आप अपने पिता की या अपने दादाजी की मदद भी ले सकते हो। प्रश्न 8, आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह से पड़ता है? तो युद्ध से आम लोगों के जीवन पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। युद्ध के कारण लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, युद्ध से किसी का भी भला नहीं होता है, युद्ध से दोनों तरफ के ही सेनाओं को नुकसान होता है और आम लोगों के जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो किन किन परेशानियों का सामना युद्ध के बाद में या युद्ध के दौरान जनसाधारण को करना पड़ता है वह हम देखते हैं कि युद्ध में कई लोग मारे जाते हैं। दूसरा, युद्ध के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति अस्थिर हो जाती है, यानी कि उनके कमाई करने का जो जरिया होता है वह खत्म हो जाता है। तीसरा है, युद्ध के कारण दैनिक ज़रूरतों की चीज़ों की आपूर्ति बाधित हो जाती है, यानी कि उसे डेली के यूज के लिए जो चीज़ें चाहिए वह भी उसे नहीं मिल पाती हैं, उनका आवागमन भी बाधित हो जाता है। चौथा है, युद्ध के कारण खाद्यान्न की कमी हो जाती है और चिकित्सा सुविधाएं भी कम हो जाती हैं। पांचवा है, युद्ध के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। छठा है, युद्ध के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। सातवां है, युद्ध के कारण लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। आठवां है, युद्ध के कारण सैनिकों के मारे जाने से परिवारों पर संकट आ जाता है। और नौवां है, युद्ध के कारण लोगों के अधिकार कम हो जाते हैं। तो ये सभी प्रभाव लोगों पर युद्ध के कारण पड़ते हैं या लोगों को युद्ध के दौरान इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।